Good morning all. Today's lecture is on histological tissue processing. हिस्टोलॉजिकल टिश्यू प्रोसेसिंग में पढ़ने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हिस्टोलॉजिकल स्टडीज़ के लिए जो भी टिश्यू या टिश्यू का जो पोर्शन होता है वो जब आता है तो उसको हमको कैसे प्रोसेस करना है, उसको कैसे डिहाइड्रेट करना है, कैसे उसका वैक्स के साथ कटिंग करना है, कैसे उसकी स्टेनिंग करना है, ये सारी चीज़ों को हम हिस्टोलॉजिकल टिश्यू प्रोसेसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। नाउ अब टिश्यू का कलेक्शन कैसे हो सकता है? टिश्यू का कलेक्शन तीन तरह से होता है। एक तो होता है सर्जरी के थ्रू, एक होता है बायोप्सी के थ्रू, एक होता है ऑटोप्सी के थ्रू। सर्जरी मतलब क्या, किसी ऑर्गन में परेशानी है, उसको हमने जब रिमूव किया तो उसमें चेक करने के लिए उसमें क्या क्या चेंज है, उस तरह से हमको सर्जरी से टिश्यू मिलता है। बायोप्सी भी कभी कोई मैलिग्नेंसी सस्पेक्ट करते हैं, कोई सिस्ट का फॉर्मेशन होता है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम बायोप्सी की कंडीशन में टिश्यू को ऑब्टेन करते हैं। तीसरा है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी मतलब किन कारणों से कभी कभी किसी पर्सन की डेथ हो जाती है और उसके रीजंस नहीं पता होते, तो ऑटोप्सी के थ्रू हम ये पता करने की कोशिश करते हैं टिश्यू पोर्शन से, उसके सैंपल को लेकर के व्हाट वुड बी द रीज़न ऑफ डेथ। अब क्या है, जो किसी भी बॉडी से कोई भी बॉडी एक्स वाई जेड, कोई भी बॉडी से जब हम उसके टिश्यू सेल्स के बंच को या टिश्यू को रिमूव करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द सैंपल ऑब्टेनिंग। और इसमें क्या होता है कि उसको हम डिफरेंट टाइप के फिक्सेटिव्स में रखकर हम उसको क्या करते हैं, आगे की तरफ प्रोसेस करते हैं। द मोस्ट कॉमन फिक्सेटिव जो दैट इज़ मोस्टली एक्सेप्टेबल जो होता है फिक्सेटिव होता है, दैट इज़ 10% फॉर्मलिन, जो कि 10% फॉर्मल्डिहाइड जो कि पानी में पड़ा होता है उससे बनता है। ये देखिए, टिश्यू कैसेट्स का यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, ग्रॉस एग्जामिनेशन, कलेक्शन, स्ट्रेनिंग, इस तरह की कई सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है ग्रॉस एग्जामिनेशन। ग्रॉस का एग्जामिनेशन मीन्स जो भी आपके पास सैंपल आता है, सर्जरी से आता है, बायोप्सी से आता है, ऑटोप्सी से आता है, उसके बाद हमें टिश्यू का जो बंच है उसको हमें अच्छी तरह से एग्जामिन करना होता है, दैट इज़ कॉल्ड द ग्रॉस एग्जामिनिंग। ग्रॉस एग्जामिनिंग में क्या होता है, टिश्यू को लेकर के हम अच्छी तरह से देखते हैं और पूरी फाइनल प्रोसेसिंग कराने के बाद में उसको वैक्स का जो ब्लॉक होता है उसके अंदर ट्रैप कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, टिश्यू को कट करना बहुत आसान होता है और आसान करने के बाद उसकी स्टेनिंग की प्रोसीजर भी ठीक होती है। देखिए स्पेसिमेन, जिसके डिफरेंट पार्ट स्मॉल प्लास्टिक कैसेस में यूज़ करके टिश्यू को रखा जाता है और पैराफिन ब्लॉक में उसको डाल करके उसको क्या किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, और उस पैराफिन ब्लॉक्स की कटिंग के साथ में टिश्यू कटिंग ऑटोमेटिकली हो जाती है। इनिशियली द कैसेस आर प्लेस इनटू द फिक्सेटिव। अब फिक्सेटिव आप सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेबल कौन सा है, 10% फॉर्मली। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेसिमेन दैट इज कम्स अंडर द ग्रॉस एग्जामिनेशन। उसके बाद जो स्पेसिमेन है वो अनलेबल्ड होता है, उसको लेबल करना होना होता है। उसके बाद पेशेंट का नाम, एज, सेक्स, क्या क्लिनिकल हिस्ट्री है उसकी, क्या सर्जिकल फाइंडिंग है उसकी, किस तरह का ऑपरेशन है, टिश्यू कौन सा सबमिट किया, ये सारी चीज़ों को हम ग्रॉस के साथ में ग्रॉस एग्जामिनेशन में इंक्लूड करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज़ कॉल्ड द फिक्सेशन। हमको सबसे पहले टिश्यू का फिक्सेशन करना है टू प्रिवेंट द टिश्यू परमानेंटली। क्या करते हैं हम, उसको फिक्स करने के लिए कोशिश करते हैं, मतलब जो भी अच्छा फिक्सेटिव होगा उसको क्या क्या चीज़ को मार्क करेगा कि आपका जो टिश्यू है वो प्रॉपर शेप और साइज़ में ही बना रहे, टूटे ना। ठीक है, उसकी प्रॉपर मॉर्फोलॉजी बनी रहे, ये सारी चीज़ों को देखकर फिक्सेटिव का यूज़ किया जाता है। प्रिजर्व टिश्यू परमानेंटली एज लाइफ लाइक अ स्टेट एज पॉसिबल। Fixation should be carried out as soon as possible after the removal of tissue or soon after death of prevent autoanalysis। जैसे ही आपको सैंपल मिलता है उसमें जो है क्या होता है कि वो अपनी बॉडी से अलग हो जाता है किन्हीं भी रीज़न से, ऑटोप्सी के कारण, बायोप्सी के कारण या सर्जरी से। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे ही अलग होगा वैसे ही उसमें जो है डेथ, सेल डेथ होना शुरू हो जाएगी, डिफरेंट टाइम के प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स बनना शुरू हो जाएंगे जो कि टिश्यू को सड़ाने की तरफ आ जाएंगे या टिश्यू को ख़राब करेंगे या पुट्रीफेक्शन की कोशिश करेंगे। तो जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही टिश्यू हमें ऑब्टेन होता है उसको हमें क्या करना चाहिए, फिक्सेटिव में डालना चाहिए। अब फिक्सेशन के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। फिक्सेशन में बहुत ही आइडियल कोई भी फिक्सेटिव नहीं है, लेकिन नियर टू आइडियल हम फिक्सेटिव्स को ढूंढते हैं जिसमें हम फिक्स उसको टिश्यू सैंपल्स को ग्रॉस को डालते हैं। फिक्सेशन मैंने आपको बता ही दिया, बैक्टीरियल अटैक और ऑटोलाइसिस की चीज़ को कम करने के लिए यूज़ होता है। टू फिक्स द टिश्यू क्या होता है,
हमको वही चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो सैंपल है उसकी कोई भी क्वालिटी ख़राब ना हो, सैंपल में टिश्यू का साइज़, शेप, क्वालिटी किसी तरह ख़राब ना हो, स्टेनिंग ख़राब ना हो। ये सारी चीज़ों का हमें यूज़ रखने के साथ ही हमें फिक्सेटिव का यूज़ करना है। उसके बाद फाइनली जब स्टेनिंग हो जाती है उसके बाद वो स्टेनिंग को लेने में भी कैपेबल हो। इस सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। नाउ प्रोसेसिंग ऑफ द टिश्यू। अब क्या होता है, टिश्यू को जो हम क्या करते हैं कि एक लिक्विड चीज़ में रख कर उसको सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जिससे उसको जब कटिंग करते हैं तो उसको प्रॉपर टिश्यू को सपोर्ट मिलना चाहिए। उस सपोर्ट के साथ में टिश्यू अच्छी तरह से कटिंग हो जाती है। अब वो हम जो जिसमें हम उसको एम्बेडेड करते हैं टिश्यू को, वो क्या होता है, अगेन हम उसको हीट हल्का सा करेंगे तो वो पूरा का पूरा वैक्स जो है ख़राब हो जाएगा, गिर जाएगा और खाली टिश्यू जो होगा वो स्लाइड के साथ में चिपक के रह जाएगा। उसको हम सेक्शन कटिंग बोलते हैं। तो अगर खाली हम टिश्यू को लेंगे तो वो सॉफ्ट होगा, सॉफ्ट होने की वजह से वो प्रॉपर उसकी कटिंग नहीं होगी। एंड व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के क्या स्टेजेस हो सकते हैं? पहला है डिहाइड्रेशन, दूसरा है क्लियरिंग, तीसरा है इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेशन, चौथा है एम्बेडिंग, पांचवा है सेक्शनिंग, छठवा है स्टेनिंग, सातवां है माउंटिंग। नंबर फर्स्ट है डिहाइड्रेशन। वाटर इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द फिक्स टिश्यू। अगर पूरी तरह से फिक्सेशन प्रोसेस हो जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन प्रोसेस। डिहाइड्रेशन प्रोसेस मतलब टिश्यू में प्रेजेंट सारे पानी को हमें रिप्लेस कर देना है किस चीज़ से, अल्कोहल से। दैट इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन। हार्ड वाटर को रिमूव करने की क्रिया को क्या बोलते हैं हम? डिहाइड्रेशन। प्रोसीजर क्या हो सकती है? टिश्यू ब्लॉक्स आर प्लेस्ड इन द कैप्सूल, कैप्सूल या कैप्सूल में रख देते हैं। उसके बाद टिश्यू को हम डिफरेंट सीरीज से इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल में गुजारते हैं। जैसे 80% जो है अल्कोहल में टिश्यू को 2 बार 1-1 घंटे के लिए 2 बार देते हैं। 90% अल्कोहल में टिश्यू को 1 घंटे के लिए 1 बार देते हैं। 3 बार देते हैं 100% अल्कोहल में 1-1 घंटे के लिए। तो इस तरह से क्या होता है, टिश्यू में जो भी पानी होता है धीमे धीमे किससे एक्सचेंज हो जाता है? अल्कोहल से रिप्लेस हो जाता है। और अल्कोहल से रिप्लेस होने से टिश्यू में जो ख़राब होने की गुंजाइश है या ख़राब होने के चांसेस हैं, किस वजह से? जिससे कि पानी की वजह से वो हट जाता है और अल्कोहल उसको रिप्लेस कर लेता है। नाउ second procedure is called the clearing. During the dehydration, water tissue has been replaced by the alcohol. और उसके बाद अल्कोहल का जो रिप्लेसमेंट होता है वो पैराफिन वैक्स से कर देते हैं। पैराफिन वैक्स जो होता है वो अल्कोहलिक सॉल्युबल नहीं होता है। रिप्लेस अल्कोहल विद सुटेबल वैक्स इज सॉल्युबल। ठीक है। रिएजेंट कौन कौन से यूज़ करते हैं? ज़ाइलिन, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब इसमें प्रोसीजर क्या होता है? 2 बात होता है, वो क्लियरिंग एजेंट में 1-1 घंटे के लिए रखते हैं। क्लियरिंग एजेंट जो भी हम यूज़ करते हैं उसको हम 1 घंटे के लिए उसकी 2 बात लेते हैं। नाउ ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। एक तो चीज़ होती है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग चैम्बर बनाते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन रखते हैं और उसको घड़ी में देखने के बाद में अपने हाथ से एक चैम्बर से निकाल के दूसरे चैम्बर में डाल देते हैं। जैसे मान लीजिए 80% अल्कोहल के हमने 2 चैम्बर बनाए, 90 का भी 2 बनाए, क्योंकि जितने बात लेना है तो 1 घंटे बाद हम एक में से निकाल कर दूसरे में डाल देंगे 80% में। उसके बाद फिर जब 2 के बाद तीसरा 90% की बारी आएगी तो फिर हम मैन्युअली क्या करेंगे, उसको 80 में से निकाल कर 90 में डाल देंगे। बट एक और एक प्रोसीजर होता है जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। उसमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली क्या होता है, 1 घंटे बाद 2 घंटे बाद जो भी हम सेट करते हैं वो सारी चीज़ें जो है ऑटोमेटिकली अलग अलग सोल्यूशन में टाइम के हिसाब से चली जाती है। तो इसको आप बोलते हैं ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर। इसकी प्रोसीजर क्या है, सारे जो जितने भी ये इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो आप सामने देख रहे हैं, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल जो है चैम्बर्स होते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस भरे होते हैं सीरीज़ में। और ऊपर से जो है टिश्यू एक होल्डिंग उसमें होता है, चेन में होता है। उसमें टिश्यू जो है अपने टाइम के अकॉर्डिंग एक चैम्बर से निकल कर, उसमें टाइमर लगा होता है, दूसरे चैम्बर में पहुंच जाता है और उतने ही टाइम तक दूसरे चैम्बर में रहता है। फिर जब दूसरे चैम्बर से तीसरे चैम्बर में पहुंचने का टाइम होता है, वो सारा का सारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है और ऑटोमेटिकली टिश्यू जो है सारी प्रोसेसिंग को कंप्लीट करता है। फिर हमारा काम क्या है, उसमें जो है टिश्यू सैंपल्स को जो है डाल के रखना, और टिश्यू सैंपल को डाल के रखना और टाइमली जो है उसको ऑटोमेटिकली चेंज होने देना। ठीक है। द बास्केट विथ अ कैसेट automatically change position and take the bath in the different reagents kept in the beaker in order to accomplish dehydration, clearing, infiltration. The final dip in the water
वार्म पैराफिन। सारा डिहाइड्रेशन करने के बाद में आखिरी जो डिप होती है सैंपल की, वो किस में करवाते हैं हम? पैराफिन वैक्स में। उसके बाद कैसेट्स आर ओपन नेक्स्ट डे मॉर्निंग फॉर द एम्बडिंग। उसके बाद लास्ट में जब सैंपल पूरी तरह से प्रोसेस हो जाता है तो इन कैसेट्स को हम क्या ओपन करते हैं लास्ट मॉर्निंग, अगले दिन किस चीज़ में से? एम्बेडिंग की प्रोसेस से निकालते हैं। ये देखिए इस तरह की इसकी टाइमिंग सेट है ऑटोमेटिक प्रोसेसर की। देखिए आप, सॉल्यूशन लिखा हुआ है, पीरियड लिखा हुआ है, 5:30 से 7:30, 7:30 से 8:30, 80%, 95% के 2, 100% के 3, फिर उसके बाद में ज़ाइलिन के 2, फिर पैराफिन के 2। इसमें अलग अलग आवर्स हैं। लास्ट में जो पैराफिन के हैं वो 2-2 घंटे के 3 हैं। तो ये सब ऑटोमेटिकली सिलेंड्रिकल में टिश्यू प्रोसेस हो जाता है। देखिए इस तरह से टिश्यू सैंपल को लोड करते हैं। नाउ अब इसको जो है ना नेक्स्ट जो कैसे एलिमिनेशन करना है, कैसे इम्प्रेगनेशन करना है, नेक्स्ट प्रोसीजर इसकी होगी। क्लीयरिंग एजेंट से जो है सैंपल को निकालना एंड मेल्टेड वैक्स में डालना। उसके बाद में डिफ्यूज़ करना टिश्यू में, रिप्लेसिंग द ज़ाइलिन में डालना। प्रोसीजर क्या है? रिप्लेस ज़ाइलिन विथ पैराफिन, 2 बाथ इन मेल्टेड पैराफिन 1 आवर, और टेम्परेचर ऑफ द पैराफिन ओवन शुड भी लगभग कितना होना चाहिए? 50 से 56 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं होना है, किसका? पैराफिन का। उसके बाद इसमें कोई भी तरह के बबल नहीं आना चाहिए। जब आप सैंपल से निकालते हैं और उसमें फिक्स करते हैं, उसमें किसी भी तरह की कोई भी बबल की प्रोसीजर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका एम्बेडिंग, कास्टिंग एंड ब्लॉकिंग। इनफिल्ट्रेशन एंड इम्प्रेग्नेटेड टिश्यू इज प्लेस्ड इन द वार्म लिक्विड पैराफिन विच फॉर्म द फर्म ब्लॉक आफ्टर द कूलिंग। अब क्या होता है, आपने सारा प्रोसेस सैंपल को लिक्विड पैराफिन के अंदर जब वो सैंपल चला जाएगा तो क्या होता है, लास्टली क्या करता है वो पूरा जो ब्लॉक के अंदर जो है टिश्यू फंस जाता है। प्रोसीजर में क्या है? पैराफिन वैक्सेस फर्स्ट मेल्ट 56 to 58 एंड कोर्स फिल्टर पेपर। फर्स्ट मोल्ड विथ पैराफिन, प्लेस टिश्यू इन द मोल्ड। उसके बाद मोल्ड देन प्लेस इनटू द कंटेन्ड कोल्ड वाटर केप्ट इन द रेफ्रिजरेशन फॉर 10 to 20 मिनट्स। ठीक है ना? क्यों रखना पड़ रहा है रेफ्रिजरेटर में? क्योंकि उसको पूरी तरह से हमें ठंडा करना है। नाउ अब कभी कभी क्या होता है, हमारे पास में बोन्स भी आ जाती हैं। बोन्स का हमें देखना पड़ता है, कभी किसी की मैलिग्नेंसी या कोई और प्रॉब्लम है तो हमारे लिए इसमें एक स्टेप और बढ़ जाता है। उसमें स्टेप बढ़ने में क्या है, आपको बोन का डीकैल्सिफिकेशन करना है। उसका डीकैल्सिफाई सोल्यूशन होता है, जहाँ पर हार्ड बोन, जो हार्ड कैल्शियम का डिपॉजिट है बोन के ऊपर, उसको डीकैल्सिफाई करके उसको क्या करना है, टिश्यू में, सॉफ्ट टिश्यू में कन्वर्ट करना। फिर आगे की प्रोसेसिंग यही सेम होगी। और बाद में इसकी कटिंग जो है क्या होता है, किससे होती है? माइक्रोटोम के द्वारा। नेक्स्ट सेक्शनिंग। अब क्या होता है, ये सारा का सारा बन गया, उसके बाद में अब हम सेक्शन करेंगे उसका या कटिंग करेंगे। सेक्शन की कटिंग एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होती है जिसे बोलते हैं माइक्रोटोम। इसमें बायोलॉजिकल स्पेसिफिन इनटू वेरी थिन सेक्शन दैट इज कॉल्ड द माइक्रो जो कि माइक्रोस्कोप के अंदर हम उन सैंपल्स को देखते हैं। अब क्या है, माइक्रोटोम की कटिंग कैसे होती है? ब्लॉक को हम क्या करते हैं, मशीन के होल्ड में फंसा देते हैं। उसके बाद ट्रिमिंग करते हैं ब्लॉक की नाइफ के साथ में। 1 से 3 मिलीमीटर पैराफिन रिमेन्स ऑल साइड ऑफ द टिश्यू। टिश्यू बीच में रहता है, चारों तरफ से पैराफिन होता है। मतलब मान लीजिए जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती के बीच में धागा है और आसपास जो है क्या होती है, वैक्स होती है। सेम है, हम मोमबत्ती जैसा ही टिश्यू को चारों तरफ से वैक्स टिश्यू घिरा हुआ बनाते हैं। जब उसको हम कट करते हैं तो वैक्स की कटिंग के साथ साथ टिश्यू की कटिंग भी शुरू हो जाती है। तो वैक्स तो हम क्या करते हैं, गर्म करके गिरा देते हैं, और जो टिश्यू उसके बीच में फंसा है वो माइक्रो स्लाइड पर आ जाता है, और स्लाइड पर आने के बाद हम उसको फिक्स कर लेते हैं। नाउ फिक्स द ब्लॉक इन द ब्लॉक होल्डर फॉर द माइक्रोटोम। Insert tightly to the knife in the knife holder with proper positioning. Cut the sufficient section. Next है sleeve microtome, rotating microtome, कंप्यूटर माइक्रोटोम। अगर हमें इतनी लंबी प्रोसीजर को हमें रिप्लेस करना है और बहुत जल्दी सैंपल का रिजल्ट चाहिए तो आजकल जो है फ्रोज़न माइक्रोटोम भी आ गया है। पता, फ्रोज़न पूरा सिस्टम आ गया जो कि कुछ ही घंटों में आपके रिजल्ट को, क्योंकि ये सारी चीज़ें करने में आपका डिहाइड्रेट करना, प्रोसेस करना, इसमें करीब 2 से 3 दिन लग जाता है।
लेकिन अगर आपको बहुत जल्दी सैंपल्स को प्रोसेस करके जल्दी देना है, उस कंडीशन में आपको फ्रोज़न माइक्रोटोम फ्रोज़न प्रोसीजर का यूज़ करना पड़ेगा। उसमें क्या करते हैं, फ्रोज़न सेक्शन की कटिंग के अब देखते हैं। फ्रोज़न सेक्शन टेम्परेचर में टिश्यू का जो फ्रोज़न टेम्परेचर में -20 डिग्री पर रखते हैं, उसको कट करते हैं और उसको फिर स्टेन करते हैं। टिश्यू कैन बी एग्जामिन माइक्रोस्कोपिकली within 5 minutes of the removal of the body, and it reduce the time of processing by 18 hours to 5 minutes. Okay, टिश्यू को हम क्या करते हैं, मेटेलिक ब्लॉक में रखते हैं और अप्रॉक्सीमेटली अमाउंट में आइसो पेंटेन जो है यूज़ करते हैं मेटेलिक ब्लॉक में रखकर। आइसोपेंटेन जो होता है प्रॉपर्टी क्या करती है, उसको फ्रीज उसको सैंपल को फ्रीज कर देता है -20 पे, तो जल्दी से जो है फ्रोज़न सैंपल बन जाता है। ब्लॉक होल्डर को हम क्या कहाँ रख देते हैं, काइस्ट्रेट साइड में जो है लगा कर रख देते हैं और उसको जो है ना हम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। आइसोपेंटेन जो होता है टिश्यू में फ्रोज़न में 1 से 2 मिनट तक रखते हैं। ओपन द डोर ऑफ क्रायोस्टेट, ट्रांसफ़र द ब्लॉक होल्डर टू इट्स स्टेज एंड फिक्स इट। उसके बाद में स्प्रे करते हैं द ब्लॉक एंड नाइफ विथ आइसोपेंटेन टू मेंटेन द टेम्परेचर। उसके बाद ट्रिम करते हैं ब्लॉक को, कटिंग करते हैं लगभग 25 माइक्रोन की जो थिकनेस होती है उस पर हम नाइफ को एडजस्ट करते हैं जिससे सैंपल जो है कटिंग होती है। बिफोर कटिंग हम क्या करते हैं, एंटी रोल प्लेट डाल देते हैं। उसके बाद 8 से 10 माइक्रोन के थिक सेक्शंस को हम जैसे चिप्स काटते हैं ना, इस तरह से 8 to 10 माइक्रोन थिक सेक्शंस काटने का हम कमांड फिक्स कर देते हैं। सेक्शन को जो है जब वो कट जाते हैं तो उसको हम धीमे धीमे क्या करते हैं, स्लाइड पर ट्रांसफ़र करते जाते हैं और फाइनली जो है उसमें तो हमें वैक्स रहता था तो उसको हीट करके हमें उसको फिक्स करना पड़ता था। इसमें वैक्स नहीं, डायरेक्ट जो है आपने फ्रोज़न सैंपल को लिया हुआ है, उसमें 1-2 सॉल्यूशन को लिया, उसको रिमूव करके उसको फिक्स करना है। और उसको जनरली जो हम फ्रोज़न सेक्शन हम जो यूज़ करते हैं बहुत इमीडिएट जल्दी सेक्शन के लिए यूज़ करते हैं जहाँ बहुत इमीडिएट रिक्वायरमेंट होती है। और इसके लिए स्पेशल सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेनिंग की बात आती है, तो स्टेनिंग में हम हेमाटॉक्साइलिन ईओसिन स्टेन को हम यूज़ करते हैं। देखिए हिस्टोचिलर है, क्रायोस्टेट माइक्रोटोम है। देखिए सब फ्रोजन का जो सैंपल होगा उसकी प्रोसेसिंग इस तरह से होगी। देखिए नाउ स्टेनिंग। बेसिक डाई क्या है, हेमाटॉक्साइलिन जो होती है वो बेसिक डाई है, बेसोफिलिक स्ट्रक्चर को कलर करती है। एसिडिक डाई ईओसिन है, एसिडोफिलिक होती है, ईओसिनोफिलिक स्ट्रक्चर्स को स्टेन करती है। स्टेनिंग प्रोसीजर क्या है, डिफरेंशियल स्टेनिंग करते हैं और सबसे पहले डी पैराफिनेशन सेक्शन का करते हैं। अगर हमने नॉर्मल सैंपल को लिया है तो सबसे पहले उसका वैक्स को रिमूव करेंगे, उसके बाद उसको जाइलिन में डालेंगे 3 से 4 बार, जिससे उसका जो है हाइड्रेशन हो जाता है। हाइड्रेट सेक्शन को क्या करते हैं, अलग तरह के अल्कोहलिक बाथ में यूज़ करते हैं। जैसा हमने डिहाइड्रेट किया था उसके बाद स्टेनिंग के लिए हमें हाइड्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है स्टेनिंग के लिए सैंपल में वाटर का कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम क्या करते हैं, 100% में सेक्शन को रखते हैं 30 to 60 सेकेंड, 90% में रखते हैं 30 to 60 सेकेंड्स, 80% में रखते हैं 30 to 60%, 70% में रखते हैं 30 to 60 सेकेंड्स। उसके बाद उसकी स्टेनिंग होती है। स्टेनिंग सेक्शन में हेमाटॉक्साइलिन ईओसिन स्टेन में क्या करते हैं, हेमाटॉक्साइलिन सॉल्यूशन में सबसे पहले स्लाइड को 3 से 5 मिनट तक रखते हैं। उसके बाद उसको रनिंग टेप वाटर से अच्छी तरह से वॉश करते हैं। उसके बाद क्विकली उसको 0.5% HCl सॉल्यूशन में डालते हैं। उसके बाद 30 से 60 सेकेंड तक हम जो है स्लाइड को पानी से वॉश करते हैं। देन उसके बाद उसको 95% अल्कोहल में डालते हैं। अगर कभी कभी बीच में क्या होता है, अमोनिया वाटर में भी डाल सकते हैं। अगर हमें ऐसा फील होता है कि हमें प्रॉपर जो है रिहाइड्रेशन नहीं हुआ है तो हम उसमें अमोनिया वाटर में डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एजिटेट करते हैं स्लाइड के ओसिन सॉल्यूशन में 10 से 60 सेकेंड तक। फिर उसके बाद में अगेन अभी तो रिहाइड्रेट किया और अगेन क्या करते हैं, फिर से डिहाइड्रेट करते हैं। पहले 70% डालेंगे अल्कोहल में 30 से 60 सेकेंड, फिर उसके बाद में 95% अल्कोहल में डालेंगे 30 से 60 सेकेंड, फिर 100% अल्कोहल में डालेंगे 30 से 60 मिनट। इस तरह से फिर से जो है स्लाइड को हम क्या करेंगे,
डिहाइड्रेट करेंगे। नाउ क्लियरिंग में क्या करते हैं, स्लाइड को हम ज़ाइलिन में रखते हैं 30 से 60 सेकेंड के लिए। उसके बाद में माउंटिंग करते हैं। जो हम ज़ाइलिन रखते हैं उसका जो एक्सेस अमाउंट है उसको हटाना है। माउंट के लिए हम DPX को यूज़ करते हैं या कनाडा बाल्सम को यूज़ करते हैं। यूज़ करने के बाद में साइड को रखने के बाद में उसके ऊपर हम कवर स्लिप रखेंगे और उसमें स्लाइड को बना लेंगे। नाउ माइक्रोस्कोपी, अब हमारा सेक्शन बन गया है। हम नेक्स्ट क्या है स्टेप उसका, माइक्रोस्कोपिकली। तो हम माइक्रोस्कोप में क्या क्या देख सकते हैं। टिश्यू सेक्शन माइक्रोस्कोपी में हम देख सकते हैं न्यूक्लियाई है, फाइब्रिन है, फाइब्रिनोजन है, फाइब्रोनग्लिया है, माइक्रोग्लिया है, कॉलेजन फाइबर्स देख सकते हैं, कोर्स इलास्टिक फाइबर्स देख सकते हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियाई वगैरह होते हैं वो अगर हम माइक्रोस्कोपी करेंगे और एच स्टेन यूज़ करते हैं तो एसिड को बेसिक डाई के हिसाब से न्यूक्लियस ब्लू कलर का दिखाई देगा, कोलेजन जो होता है येलो और ब्राउन कलर का दिखाई देगा, और जो है कोर्स इलास्टिक फाइबर्स होते हैं वो पर्पलिश कलर के दिखाई देंगे। नेक्स्ट इज अ माइक्रोस्कोपी अगेन। Fibroblasts with dark nuclei are seen hence along with the thick collagen fibers. उसके बाद इलास्टिक फाइबर्स भी दिखते हैं, फाइन रेटिकुलर फाइबर्स भी दिखते हैं, ठीक है। ये टिश्यू फाइंडिंग्स में दोनों स्ट्रक्चर प्रॉपरली दिखाई देते हैं जब हम इसको माइक्रोस्कोपिकली देखते हैं। अगर हम इन्हीं माइक्रोस्कोप का यूज़ ब्राइट फील्ड इस तरह से यूज़ करते हैं, डायबिटिक पेशेंट का सैंपल लेते हैं तो स्टेन करते हैं उस सेंसर से, तो आपको डिफरेंट तरह की जो है इस तरह की स्लाइड का व्यू दिखाई देगा। नेक्स्ट है आपकी माइक्रोस्कोपी। इमेज को जो होता है लो मैग्नीफिकेशन में देखना, फिर उसको 45 पे देखना, फिर उसके बाद उसको 100 में देखना। तो उससे हम सेल ऑर्गेनल्स को भी देख लेते हैं, न्यूक्लियाई देख लेते हैं, डिफरेंट टाइप की चीज़ों को देख लेते हैं। जनरली हमें रूटीन में जो है सर्विक्स को देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जिसमें सर्विक्स में किसी भी तरह के कोई चेंज हो, एपिथेलियल चेंज हो, इनर चेंज हो, न्यूक्लियर चेंज हो, किसी भी तरह के चेंज को देखने के लिए यूज़ करते हैं। एनालिसिस क्या है, सेलुलर मार्फोलॉजी और टिश्यू डिफ्रेंसिएशन जो होता है दोनों चीज़ों को करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर द क्लिनिकल डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, जिसके लिए इसका उपयोग किया जाता है, थेरापेटिक यूज़ भी है इसके। उसके बाद में पिटफॉल। पिटफॉल में क्या है, पुअर सेक्शनिंग। अगर किन्हीं कारणों से जो है आपकी सेक्शनिंग जो है पुअर होती है, ठीक तरह से नहीं कर पाते, तो उन चीज़ों के लिए क्या क्या चीज़ें करना है। नाइफ मार्क्स, स्क्रैचेस परपेंडिकुलर टू द नाइफ एज। आपको नाइफ में आपने एक दो बार देख लिया काम करके तो पता होना चाहिए किस पॉइंट पे जो है कटिंग के लिए जाता है, उस चीज़ को आपको मॉनिटर करके रखना होगा। कंप्रेशन, वेव्स पैरेलल टू द नाइफ एज। नेक्स्ट है माउंटिंग एंड सेक्शंस। माउंटिंग्स में और सेक्शन में क्या करते हैं हम, फोल्ड्स एंड टीयर्स और एक्सेस एल्ब्यूमिन जो होती है उसका यूज़ करके उसमें ब्रैकेट में स्टेनिंग, इनएडिक्वेट रिहाइड्रेशन, अनइवन स्टेनिंग। नंबर दूसरा है टू हाई और टू लाइट एमिशन, इनएडिक्वेट एजिटेशन यूज़ करते। नेक्स्ट है आपका कवर स्लिपिंग। कवर स्लिपिंग में क्या होता है, हमको ये देखना है कि बबल्स ना बन जाए, एक्सेसेस में जो कोई भी जो है वो होता है जो लिक्विड यूज़ करता है परमानेंट स्लाइड के लिए, वो एक्सेस में ना आ जाए, कनाडा बाल्सम। और उसके बाद में टू कवर स्लिप का यूज़ किया जाता है। द हिस्टोलॉजिकल एवोल्यूशन ऑफ सर्जिकल हॉस्पिटल फ्रॉम द affected tissue is a stunned way of the assessing the pathological changes and determining the treatment in the meningitis। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत के तौर में हमको पता होना चाहिए कि किस किस की नॉर्मल सेल्स क्या है, इसीलिए जो आपको पहले बताया जाता है क्या स्ट्रक्चर है एनाटॉमिकली, किस तरह से इसमें चेंज हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों को पहले पढ़ना है। तो आफ्टर मैलिग्नेंसी वो सारी सेल्स किस में चेंज हो जाती है, एबनॉर्मल सेल्स में, तो उन सेलों के बीच में डिफ्रेंसिएशन। नेक्स्ट है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, उसकी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वो करते हैं, ठीक है। तीसरा है वायरल डिसीज़। वायरल डिसीज़ कौन सी हो सकती है, कोई भी वायरल डिसीज़ हो सकती है जिससे कि आपका सेल की मॉर्फोलॉजी वगैरह चेंज हो सकती है। फोर्थ वन इज़ अ फंगल डिसीज़। फंगल डिसीज़ हैं जो कि अचानक से होती है, उनका कोई रीज़न नहीं होता है, मतलब फंगल रीज़न होता है बट अचानक से किन्हीं भी रीजन्स में वो बॉडी पे आ जाती है। तो अगर आप उस समय ग्रॉस एग्जामिनेशन वगैरह कर रहे हैं तो उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए थायराइड ग्लैंड का,
ऑस्टियोमाइलिटिक कुछ चेंजेस होते हैं जिसमें क्या होता है कि इंक्रीज वाइट सेल्स बढ़ जाती हैं, जैसे ब्लैक एरो एंड फाइब्रोसिस, ब्लू एरो बढ़ जाता है, ब्लू ये वाला देखिए आप, ब्लैक एरो ब्लू एरो, इसमें जो चेंज हो जाता है। तीसरा फंगल एलिमेंट्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं डर्मल ब्लड वेसल्स में, सराउंडिंग डर्मिस में। हार्पीज जोस्टर का जो स्किन इन्फेक्शन होता है उसमें जो लास्ट में बना हुआ है उसको देखकर देखिए उस तरह का चेंजेस आ जाते हैं। अगर हम इसको पूरी तरह से कंसाइज करें और हम इसको अगर प्रोसेस करने का हम स्टेप्स को एक बार दोबारा से रिपीट करके देखें तो देखिए टिश्यू प्रोसेसिंग को अगर हम शॉर्ट में करें तो देखिए कैसे है, आप इसको देखिए एक बार। व्हाट इज हिस्टोलॉजी, अगर हम इसको देखें तो साइंस ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ नॉर्मल टिश्यू ऑब्लिक एबनॉर्मल टिश्यू। अगर हिस्टोलॉजी को पढ़ें तो नॉर्मल है, हिस्टोपैथोलॉजी को पढ़ें तो क्या होगा, एग्जामिनेशन ऑफ टिश्यू फॉर द प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ड्यू टू द डिसीज प्रोसेस। इसको क्या बोल देते हैं हम, हिस्टोपैथोलॉजी। वॉट हैपन्स टू द स्पेसिमेन, स्पेसिमेन रिसीव होता है लैब में 10% फॉर्मेलिन में ग्रॉस होता है जिसका हमें मेजरमेंट करना पड़ता है, फॉर्मेलिन में रहता है। और इसके बाद है रिप्रेजेंटेटिव एरिया, अगर किसी रिप्रेजेंटेटिव ने किसी एरिया के चीज़ों को वो किया उसको मेंशन करना है। टिश्यू प्रोसेस करना है, फाइनल आउटकम में स्टेन करना है, माइक्रोस्कोपी को देखना है। ये देखिए इस तरह का टिश्यू आता है, देखिए ये ग्रॉस है, ये देखिए देखिए सेम अभी आप जो पढ़कर आए उसमें क्या देखा आपने, फिक्सेशन, डिहाइड्रेशन, क्लीयरिंग, इम्प्रेगनेशन, एम्बिडेशन, एम्बिडिंग और ब्लॉकिंग, सक्शनिंग, उसके बाद में है रूटीन स्टेनिंग। नेक्स्ट है फिक्सेशन, एनी टिश्यू वंस टेकन आउट फ्रॉम द बॉडी विल लॉस द ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन, एक्यूमुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड मेटाबॉलिज्म, एक्शन ऑफ द ऑटो एंजाइम्स एंड पुट्रिफेक्शन ऑफ द बैक्टीरिया। ये सारी चीज़ आपके जो है बॉडी के अंदर पहुंच जाती है, उनको मेंटेन करने के बाद ही हमें फर्दर चीज़ों को करना चाहिए। Tissue get fixed to the complete physical and partial chemical state. Denaturation, precipitation of the cell, protein and component जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है। यही इसका जो है प्रिंसिपल है जिसमें प्रोटीन का डीनेचुरेशन का प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होगा। यही सारी चीज़ जो है ना फर्दर चीज़ों को डिसाइड करती है। फिक्सेशन प्रोड्यूस द फॉलोइंग इफेक्ट, इट प्रिवेंट्स द प्यूट्रीफेक्शन एंड ऑटोलाइसिस, ये टिश्यू को हार्ड कर देता है और टिश्यू को सेक्शन कटिंग में मदद करता है। सेल्स को इनसेंसिटिव बनाता है, हाइपरट्रॉपिक बनाता है, एक्ट एज एन अ मॉडर्न। उसके बाद में ऑप्टिकल कंट्रास्ट एंड गुड मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन को देखता है। अब क्या है, आइडियल फिक्सेटिव तो हमने पढ़ लिया क्या है, लेकिन आइडियल फिक्सेटिव में होना क्या चाहिए। आइडियल फिक्सेटिव के कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो है, इट शुड बी चीप एंड इजीली अवेलेबल, it should be stable and safe to handle, it should be rapid in action, it should cause the minimal loss of tissue, it should not bind to the reactive group in the tissue which are meant for that, it should give an it should have given the penetration power, it should have a penetration power, it should be the normal color of the tissue, and next है own उसका अपना खुद का कलर जो टिश्यू का होता है वो होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। टाइप ऑफ फिक्सेटिव, ए सिंपल वन सब्सटेंस दैट इज फॉर्मेलिन हो सकती है, कंपाउंड हो सकता है, या दो से अधिक प्रोडक्ट में हम इसको सैम्पल उनको कर सकते हैं, फिक्सेटिव की तरह यूज़ कर सकते हैं। बॉयन सोल्यूशन है, जैकेट सोल्यूशन है, ये दोनों जो सोल्यूशन है वो सिंगल और मिक्स कंपाउंड में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में माइक्रो एनाटॉमिकल प्रेजेंस, माइक्रो साइटोलॉजिकल, साइटोप्लाज्मिक, न्यूक्लियर मॉर्फोलॉजी को हम पढ़ सकते हैं। हिस्टोकेमिकल एंड कंस्टिट्यूट ऑफ हिस्टोलॉजी चीज़ों को देख सकते हैं। उसके बाद कॉमनली यूज फिक्सेटिव है फॉर्मेलिन, ठीक है, रूटीन में यूज़ होती है। ग्लूटारेल्डिहाइड, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कब जो हमें काम करना होता है सैंपल के साथ में तब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के सैंपल के साथ में यूज़ होती है। पिक्रिक एसिड और बॉयम सोल्यूशन होता है, वो रीनल और टेस्टिकुलर टिश्यूज़ के साथ में अपीयर होता है। उसके बाद में अल्कोहल है, कैनॉइज फिक्सेटिव साइटोलॉजिकल स्मीयर के साथ में और एंडोमेट्रिकल सिस्टम के साथ में चलता है। उसके बाद में ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड होता है, CNS टिश्यू एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ चलता है। ये देखिए इस तरह से टिश्यू से रखा जाता है।
डिहाइड्रेशन जैसे आपको पता था, सारे डिहाइड्रेशन मतलब पानी का रिमूवल किस किस तरह से करते हैं, 70 80 90 का रहता है, 95 इसके बाद में फिर कुछ एब्सोल्यूट अल्कोहल में भी पड़े होते हैं। उसके बाद इथाइल मिथाइल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल एसीटोन का भी यूज़ हम उसको फिक्सेटर के रूप में, डिहाइड्रेशन के रूप में कर सकते हैं। उसके बाद क्लियरिंग करते हैं, आप पढ़ ही चुके हैं सारी चीज़ें, टोलुएंट बेंजीन क्लोरोफॉर्म से करते हैं, इम्प्रेगनेशन करते हैं, उसका टिश्यू प्रोसेसर करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं या क्लियरिंग करते हैं, इम्प्रेगनेशन करते हैं, ऑटोमेटिक टिश्यू प्रोसेसर में डालते हैं, ओपन होता है वो हाइड्रोरेटिक है, और क्लोज जो है आपका वो वैक्यूम है। ये देखिए हाइड्रोरेटिक 1 जार फॉर्मेलिन, 6 जार डिफरेंट ग्रेड ऑफ द ऑक्सीजन सॉरी अल्कोहल, और 3 जार होता है जाइलिन के, तो 2 जार होते हैं मॉल्टेड पैराफिन वैक्स के होते हैं, टोटल 4। उसको जो है 12 स्टेशन से गुजरना पड़ता है सैंपल को। ये देखिए इस तरह से क्लोज और वैक्यूम प्रोसेसर होता है, डिफरेंट प्रोसेसिंग होती है फ्लूइड का। फ्लूइड जो है मूव होता है इन ऑन आउट, सिंगल सेक्शन जो है एक बार में कटता है हो जाता है। मॉडर्न वैक्स में वैक्स को होता है मेटालिक वैक्स हो सकती है, प्लास्टिक मोल्ड्स हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह की वो है। एम्बेडिंग सेंटर है, वैक्स रिजर्वायर है, हीटेड एरिया फॉर द स्टील माउंट है, वैक्स डिस्पेंसर है, सेपरेट हॉट एंड कोल्ड प्लेट्स है। देखिए माइक्रोस्कोप में सेक्शन का माइक्रोटोम देखिए कैसा ना, चारा काटने वाली मशीन होती है ना, इस तरह से माइक्रोटोम होता है, सेक्शन कटिंग मशीन, माइक्रोटोमी बोलते हैं इस प्रोसेस को। 5 तरह के माइक्रोटोम होते हैं, रोटेटरी है, स्लाइडिंग है, फ्रीजिंग है, रॉकिंग एंड बेस। ये देखिए प्रोटीन स्टेनिंग में एच स्टेनिंग है जो आप लिख चुके हैं, उसमें जो है न्यूक्लियाई कैसा दिखता है, ब्लू, साइटोप्लाज्म पिंक, मसल्स वगैरह सब ये पिंक कलर के दिखाई देते हैं, न्यूक्लियाई खाली जो है कैसा दिखाई देता है, ब्लू कलर का दिखाई देता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज़ लेक्चर। मुझे उम्मीद है कि आज आपको पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग कैसे होती है समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी।